हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। क्योंकि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर वाला पॉइंट तो पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमने पढ़ लिया, अब हमें बात करनी है फॉरेन ट्रेड की। ठीक है ना, यानी हमारा इंटरनेशनल सेक्टर। चलो, तो फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट जो है वो नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे, जो हमारे रॉ मटेरियल थे उसको वो यहाँ से ले गए। क्लियर? तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर बना दिया हमें फिनिश गुड का, और उन्हीं जो हमारे यहाँ से कच्चा माल ले गए उन्हीं से फिनिश गुड बना करके इन्होंने हमें बेचा। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी, यानी जो उन्होंने भेदभाव वाली पॉलिसी जो अपनाई थी। ठीक है ना, ये फॉरेन ट्रेड वाला पॉइंट याद रखना, इसमें सब क्या इसी टाइप की चीजें यू होगी। ठीक है, फॉरेन से रिलेटेड चीजें बातें होगी सारी। ठीक है ना, तो उसने बोला ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भेदभाव वाली पॉलिसी जो अपनाई थी, जो हमने वहां पे पढ़ा था थोड़ा बहुत। ठीक है, इंडिया बिकेम, इसके कारण इंडिया जो हो गया ना वो क्या बन गया, नेट एक्सपोर्टर बन गया, यानी यहां से माल बाहर बेचने वाला, निर्यात करने वाला। ठीक है ना, बट कौन सा माल, सिर्फ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और प्राइमरी प्रोडक्ट, जो कि बहुत बड़ी नुकसान था इंडिया के लिए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान था इंडिया के लिए। क्योंकि रॉ मटेरियल का अगर आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो बहुत बेकार चीज है, आप फिनिश गुड का करते हो तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इस तरह से अपने पकड़ में ले लिया था कि इंडिया से वो इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया, किस चीज का, रॉ मटेरियल का, प्राइमरी प्रोडक्ट का। ठीक है ना, और दूसरी तरफ बात करें ऑन द अदर हैंड इट बिकेम नेट इंपोर्टर, और उसको नेट इंपोर्टर बना दिया इंडिया को, किस चीज का, फिनिश गुड्स का। और ये फिनिश गुड बना कौन रहा था, रिप्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश इंडस्ट्री जो वहां पे जाकर के जो बना रही थी फिनिश गुड, उसी को क्या करा, यहाँ के बेच दिया, ताकि इंडिया उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। तो पहला पॉइंट तो काफी आसान, हम काफी टाइम से बात भी कर रहे थे इसके ऊपर। ठीक है ना, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कह रहा है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, यानी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसमें मोनोपोली कंट्रोल रख लिया। मोनोपोली का मतलब होता है जब किसी एक का कंट्रोल हो, यानी जब मार्केट में एक का कंट्रोल होता है ना उसे कहते हैं मोनोपोली कंट्रोल। तो ऐसी फॉरेन ट्रेड के अंदर किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका कंट्रोल आ गया था। ठीक है ना, उसका एक अधिकार, मोनोपोली का हिंदी मीनिंग होता है एकाधिकार, यानी एक का अधिकार होना। तो हमने बोला कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो उसने शोड किया द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो वो शो कर रही थी कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो बहुत बैकवर्ड है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे ना हमारे, वो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड थे, सिर्फ वो ब्रिटेन तक, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड थे कहाँ पे, ब्रिटेन तक। यानी हम सिर्फ ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और वहां से इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड। तो यानी हम किसी और कंट्री के साथ ये, अगर मान के चलो अगर आप सभी कंट्री के साथ यही करते हो तो इसका मतलब फिर वो आपका अपना काम है, आप इसी तरह से करना चाहते हो। बट ऐसा थोड़ी ना था, सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित था सारा ट्रेड जो है ब्रिटेन के तक। ब्रिटेन अपने यहाँ, हमारे यहाँ से नेचुरल रिसोर्स ले जाता था और वहां से जब बेचने की बात आती तो फिनिश गुड हमें बेच देता था, है ना। आगे चलते हैं, क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, क्योंकि उसने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे क्या कर दिया था, मोनोपोली कंट्रोल करके रखा हुआ था, नहीं उसी का अधिकार था, बाकी किसी का अधिकार नहीं था। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। पहले में मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई थी, जिसमें उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ से जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, उसको वो एक्सपोर्ट करके ले गए थे और फिर वहीं से उन्हीं से फिनिश गुड बनाया और वो हमें बेच दिया इंपोर्ट करके। क्लियर? नंबर 2 पे मैंने बोला कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था ना वो रिस्ट्रिक्टेड था, कहाँ तक, सिर्फ ब्रिटेन तक। यानी अगर एक्सपोर्ट होगा तो ब्रिटेन में होगा, इंपोर्ट होगा तो ब्रिटेन से इंडिया में होगा, यानी इंडिया ब्रिटेन ही चल रहा था। क्लियर? और कोई कंट्री नहीं था। आगे, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। अब इसमें सरप्लस ट्रेड का मतलब होता है जब आपको ट्रेड में फायदा होता है, यानी आपके पास माल अच्छा खासा है, आपको फायदा हो रहा है, तो उसका सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट हुआ आपको ट्रेड से, यानी व्यापार करने से अगर आप प्रॉफिट भी हो रहा था ना, तो वो उन्होंने इंडिया की भलाई के लिए यूज नहीं किया, वो अपने बेनिफिट के लिए किया। अब अपना बेनिफिट कैसे, अगर वो अपना बेनिफिट इस टाइप का, जैसे मान के चलो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यहाँ पे लिखा हुआ होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब हो गया कि शासन किस तरह से चलाए जाए, किस तरह से अपना दबदबा कायम रखा जाए, उसके लिए उसने इसको यूज किया, शासन चलाने के लिए। क्लियर? या फिर कहाँ यूज कर रहा था वो, उसको वॉर एक्सपेंसेस के लिए, कि कभी युद्ध हो जाए,
ठीक है ना, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए, ये वॉर हो जाए, तो वहां पे इस चीज का यूज किया जाता था। यानी किसी और कंट्री के साथ हमेशा देखो ब्रिटेन वाले भिड़ते रहते थे किसी न किसी के साथ, है ना। तो वो क्या करते थे, वॉर एक्सपेंसेस के लिए भी हमारा जो सरप्लस था ना वो उठा के ले जाते थे। क्लियर है, तो बड़ा आसान सा पॉइंट है। सरप्लस प्रॉफिट अगर होता था मेड ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अगर फॉरेन ट्रेड करने से अगर कोई प्रॉफिट होता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, यानी शासन किस तरह चलाया जाए, किस तरह से अपनी गद्दी कायम रखे। क्लियर, गद्दी। चलो, एज वेल एज वॉर एक्सपेंसेस, अगर कभी लड़ाई वड़ाई करनी है किसी कंट्री के साथ या युद्ध वुद्ध हो रहा है तो उसके लिए भी वो इन चीज़ों को यूज़ करते थे, बट इंडिया की भलाई के लिए नहीं करते थे। डन। इट वॉज ओनली यूज टू इंक्रीज द परस्यूट, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था उनका, क्या था वो, इट वॉज ओनली यूज टू इंक्रीज द परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता ट्रेड, तो इंक्रीज द ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ट्रेड बढ़ाया जाए, उसकी सत्ता को बढ़ाया जाए, ठीक है ना, हर चीज में ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा करा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिर अगला है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी अब हमने देखो एग्रीकल्चरल पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया। क्लियर। अब हमें क्या पढ़ना है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़नी है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब डेमोग्राफिक में क्या आएगा, वही पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा के बात करेंगे। क्लियर है, वही मरना जीना समथिंग एंड ऑल, लिटरेसी लिटरेसी, यानी जो भी हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा होता है ना वो यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इसका क्या हाल था वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। तो उसने बोला बोथ बर्थ एंड डेथ रेट, अगर हम बर्थ और डेथ रेट की अगर बात करें ना कि दोनों के दोनों क्या थी, बर्बाद थी भाई इस टाइम। कैसे, वॉज वेरी हाई, वो क्या थी, वॉज वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, तो रेस्पेक्टिवली जब भी वर्ड लिखा होता है तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जैसे 48 किसके लिए होगा, जो पहला था, यानी बर्थ की बात कर रहा है, और 48 किसके लिए होगा, डेथ के बाद, क्योंकि जब भी रेस्पेक्टिवली वर्ड लगता है तो उसको इस तरह से पढ़ा जाता है, नहीं पहले वाला पहले के लिए पहले को बताता है, दूसरा वाला दूसरे को। तो ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो बर्थ रेट थी वो कितनी थी, 48 पर थाउजेंड, और डेथ रेट क्या थी, 40 पर थाउजेंड। तो इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि अगर हम 1000 लोगों को एक जगह रख लेते हैं, 1000 लोगों को एक जगह मान लो एक एरिया में हमने रख लिया, तो उन 1000 लोगों पे कितने बच्चे जो है जन्म ले लेते थे, 48। यानी अगर हम 1000 बच्चे, अगर 1000 लोग रखते थे तो 48 बच्चे पैदा हो जाते थे, बताओ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लियर ना, तो 48 तो पैदा हो जाते थे, और इन्हीं 1000 में से 40 मर भी जाते थे। तो ये देखो ना, अगर आप किसी एक जगह पे मान लो आपने 1000 लोगों को बंद कर दिया, तो अगर आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो ये देखने को मिलता था कि 1000 लोगों पे 48 जो है वो क्या हो गए, जन्म ले चुके हैं, यानी उनसे 48 बच्चे जन्म ले चुके हैं। और दूसरी तरफ से देखें डेथ रेट की बात करें तो उसमें से 1000 में से क्या 40 तो ऐसे ही मर जाते थे। क्लियर है ना। अब बच्चे बोलते हैं इसमें से, अबे भाई टोटल 1000 की बात कर रहे हैं, इन 1000 में से 40 मर भी जाते थे, है ना। तो इसका मतलब बोथ बर्थ और डेथ रेट जो थी उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है ना, जन्म भी ज़्यादा और मरने वाले भी ज़्यादा। किसके हिसाब से, पर थाउजेंड, हम 1000 के हिसाब से बात करते हैं, करोड़ों अरबों पॉपुलेशन की एक बार में बात नहीं होती, 1000 के हिसाब से। क्लियर है। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो नवजात शिशु का जो मृत्यु दर होता है ना। ये मैंने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर ली थी स्टार्टिंग में, तो डेफिनेशन तो आप आराम से लिख सकते हो। मेन कंटेंट देखते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो भी क्या थी, वेरी हाई, यानी जो नवजात बच्चे जो मर जाते थे, 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं अगर जो मर जाते थे तो वो भी उनकी जो रेट था ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। देखो कितना, 218 218 पर थाउजेंड, यानी 1000 पे ना भाई साहब 218 बच्चे लगा लो 1 साल से पहले चले जाते थे, ठीक है ना। वाइल एट प्रेजेंट अगर अभी की बात करें तो ये 34 पर थाउजेंड है, ठीक है ना। जो इन्फेंट की जो डेथ का जो रेट है वो काफ़ी कम है। क्लियर है। अगर 1000 अगर इन्फेंट होते थे, देखो अब 1000 लोग नहीं, यहाँ पे 1000 इन्फेंट है, यानी 1 साल से छोटे बच्चे अगर 1000 रख दो एक जगह पे तो उसमें से 218 सोचो मर जाते थे, ठीक है ना। बट अभी वो रेट क्या है, 34 के हिसाब से, और ये रेट भी चेंज होने वाला है, ठीक है ना। जैसे ही चेंजेस आएंगे तो ये रेट भी चेंज हो जाएगा। और जो अगर ये चेंज इसी बार होगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो मैंने करवा देना है। मतलब लास्ट में क्या है, हम जितना भी अपडेटेड होगा वो भी हम डाल देंगे, बट अभी चेंज नहीं है। जैसे चेंज अगर होगा तो हम कर देंगे, अगर इस साल नहीं होता तो अगले साल होगा, ठीक है ना। चेंज तो करनी पड़ेगी ना बुक्स। चलो
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप याद रखोगे 218 पर थाउजेंड, नहीं 218 पर थाउजेंड, ये एक नंबर के लिए आपको याद रखना है। ऐसे अगर बर्थ रेट की बात करेगा तो 48 पर थाउजेंड, डेथ रेट 40 पर थाउजेंड। क्लियर है ना, ये आपको याद रखनी है सब चीजें। लिटरेसी रेट की बात करें यानी साक्षरता बोलते हैं, साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे की बात करना है, ठीक है ना। तो लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वो क्या थी हमारे यहाँ, लो, पढ़े लिखे होते नहीं थे। कितनी, सिर्फ 16%। सोचो, यानी 100% में सिर्फ 16% दिया गया इसको। इसका मतलब बहुत कम लोग ही जो होते उस टाइम पे पढ़े लिखे होते थे। डन, जो कि रिफ्लेक्ट करता था, शो करता था कि हम जो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो हमारा सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से क्या है, ये पिछड़े ही है, ये कंट्री पिछड़ी है। जिसके यहाँ पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो क्या पिछड़ी मानी जाती है, बैकवर्ड मानी जाती है। क्लियर, आगे। और फीमेल लिटरेसी बोले तो वो और ज़्यादा कम थी, कितनी, सिर्फ 7%। क्लियर है, आपसे बोलेगा लिटरेसी रेट तो 16%, फीमेल के लिए बोलेगा तो 7%। क्लियर है। और एक नंबर के जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए तो वहाँ पे मैंने एक नंबर के क्वेश्चन कराया तो शायद इससे रिलेटेड भी कोई डेटा वहाँ पे होगा, तो प्लीज़ वो एक नंबर की वीडियोस अपनी कॉपी में लिख लेना। बट या तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले लिख लो, मैंने पहले बता दिया था, या तो एंड में लिखना, बीच में मत करना कबाड़, ठीक है ना। चलो, तो लिटरेसी रेट भी हमने लिख लिया। लास्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी आप मैक्सिमम कितने ईयर तक सोच सकते थे कि जी लेता था इंसान, ठीक है ना, ये बोल सकते हो। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये भी कम थी भाई, कितनी, 32 ईयर्स, मतलब एवरेजली ये बोल रहा है कि 32 साल के आसपास, ठीक है ना। अब क्यों 32 साल भाई, क्यों इंसान और लंबा नहीं जी सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी अगर कोई चोट फटाक लग गया, कोई बीमार हो जाता था तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी नहीं। और दूसरी तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी कुछ थी भी ना तो उनके बारे में जानकारी नहीं थी। देखो ना लिखा हुआ है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। अब अगर मान लो अवेयरनेस ही नहीं है, नहीं जागरूकता ही नहीं है, ठीक है ना, जागरूकता कि ये फैसिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना, ऐसी चीजें पता ही नहीं है आपको, तो आप कैसे अवेल कर सकते हो उससे। तो लिखा है ना लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना, एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम, ठीक है। जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं था, आप अवेल कैसे करोगे। अगर आपको मान के चलो आपकी गली के बाहर या आपके रोड घर के बाहर कोई गोलगप्पे लगाता है, आपको पता ही नहीं, आप घर के अंदर ही बैठे रहते हो, तो भाई साहब कैसे खाओगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे था कि पहले तो लोगों को क्या है, पहले तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम थी, इसलिए लोगों की डेथ तो ही रही थी। ऊपर से कुछ अगर थी भी ना तो उसके बारे में क्या है, अवेयरनेस ही नहीं थी, है ना। तो बर्थ रेट, डेथ रेट ये आपको याद रखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी आपको याद रखना है, कैसे मैंने आपको बताया दिया 1000 के हिसाब से, ठीक है ना। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला हमने पॉइंट भी पढ़ लिया है। क्लियर है ना, तो यहाँ तक भी आपने नोट डाउन कर लेना फटाफट से, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, छोटा सा पार्ट बनाया हमने, 12-13 मिनट के आसपास का पार्ट है, इसको एंड करते हैं, ठीक है ना। ये आपका थर्ड पार्ट था, 2 पार्ट और छोटे छोटे ऐसे और बनाएंगे, ठीक है, चैप्टर को खत्म कर लेंगे। छोटे पार्ट बनाने का बेनिफिट होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तो अंदर से मतलब वो रहता है कि हाँ थोड़ा लिखा बस, अब हमें याद करना है, ऊपर से मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर देता हूँ तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है ना। तो आप बार बार देख भी सकते हो। लंबे पार्ट में क्या है, थोड़ा सा ना बोरियत सी होने लग जाती है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।